Welcome back to IN class, that is in class. So students, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्पीड मैथ्स के कुछ टॉपिक किए थे. आई होप आप सबने घर पे ट्राई करे होंगे, सॉल्व भी किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी दिए हैं. तो आज हम कंपैटिटिव का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं. एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट चैप्टर इज परसेंटेज. बोर्ड पे सबने पढ़ लिया होगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है. ठीक है, तो हर एक एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंस के ना दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीजन इज दैट कि परसेंटेज जो है ये फर्दर बहुत सारे चैप्टर के बेस की तरह वर्क करता है. दैट मीन्स परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, परसेंटेज आता है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हो जाएगा, और परसेंटेज आता है तो सबसे बड़ा बाहुबली दैट इज DI वो भी हो जाएगा. ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी परसेंटेज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो एक तो उस व्यू पॉइंट से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक पेपर में आता है. चाहे आप IBPS ले लो, चाहे आप SBI ले लो, चाहे आप SSC के पेपर ले लो, इवन आप IAS का CSET ले लो, उसमें भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन परसेंटेज का आएगा. आप कैट का पेपर देने चले जाओ, उसमें भी परसेंटेज का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो फॉर दैट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज ना हम बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. बेसिक से क्यों? ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने आज तक ऐसे देखे हैं जिनको क्वांट से ही डर लगता है, जो हमेशा ये बोलेंगे कि मैम आप ना कोई पेपर ऐसा निकलवाओ जिसमें क्वांट्स ना हो, बाकी सारा कुछ हो, तो हम पेपर क्रैक कर लेंगे. तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से आज चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ताकि जिनको क्वांट्स का फोबिया है या वो सारे बच्चे जो डरते हैं इन चैप्टर से, तो उनका जो डर है ना वो आज से कम होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो चैप्टर का नाम है जी परसेंटेज. से पहले परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? ठीक है जी, सो परसेंट, अगर मैं इन टू वर्ड्स को स्प्लिट कर देती हूँ ना, पर प्लस सेंट, तो ये अपने आप में ही अपने वर्ड का जो है परसेंटेज का मीनिंग निकल आता है. पर का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी, फॉर ईच, हर एक, जिसको हम वो क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक. ठीक है, तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100. दैट मीन्स किसी भी चीज की वैल्यू हर 100 के पीछे निकालना ही उसका परसेंटेज होता है. टेक फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जी 80%. इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 80 मार्क्स आए हैं. इसका मीनिंग है कि अगर टोटल मार्क्स 100 थे तो 80 हैं, अगर टोटल 200 थे तो 160 हैं, अगर टोटल 300 थे तो 240 हैं, एंड सो ऑन. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज. ठीक है जी. अब स्कूल में परसेंटेज सबने निकाल ली होगी. ठीक है, तो परसेंटेज निकालते कैसे थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने निकालना है 15% ऑफ 200, तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं? स्कूल में हमने क्या किया था, क्या करा था आप लोगों ने? 15 ओवर 100 इंटू 200, 0 से 0 काटो एंड देन आंसर निकालो. आज वैसा कुछ नहीं करना. दो ही चीजें हैं इसमें, जीरोज इग्नोर कर दो. वो कहते हैं ना जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जीरो इग्नोर कर दो. बचा क्या? एक बचा 15, एक बचा 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 15 2 जा 30. टेबल्स तो आते हैं ना, नहीं आएंगे तो हम उसकी भी क्लास डाल देंगे. ठीक है, सो 15 2 जार 30, और दो जीरोज हैं, जीरोज को इग्नोर कर दो. 30 विल बी द आंसर. और याद रखना, जीरो सिर्फ दो ही इग्नोर करनी है. अगर 3 जीरोज आती हैं तो बाबा जी 1 जीरो लिखनी पड़ेगी आपको. ठीक है, अगर अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम पॉसिबिलिटी है जीरोज हो ही ना. ठीक है, तो अगर जीरोज नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 10% ऑफ 15, सो 15 1s are 15, लेकिन जीरो तो एक है, इग्नोर मुझे 2 करनी है. तो करना क्या है? 15 1s are 15, तो राइट साइड से जीरो के हिस्से का एक डिजिट छोड़ दो, सो 1.5 विल बी द आंसर. ठीक है, 10% में वैसे भी याद रखना, किसी भी नंबर का 10% निकालना है, अगर लास्ट में एक जीरोज है तो एक जीरो उड़ा दो, नहीं है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए. ठीक है, अब यहां तक तो हो गया. अब बड़े सारे बच्चे ये देख रहे होंगे कि पीछे एक बहुत बड़ा सा टेबल तो मैम ने बना दिया, पता नहीं क्यों बनाया यार, इसके बारे में तो बताया ही कुछ नहीं है. सो टेबल कराने का भी एक पर्पस है. क्यों? क्योंकि परसेंटेज में ना दो चीजें होती हैं. परसेंटेज को इजी करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं. आंसर या तो परसेंटेज में निकल सकता है या फ्रैक्शन में निकल सकता है. तो जो भी इजी होता है हम उसी वे से करते हैं.
दो चीजें इस चैप्टर में हमेशा याद रखना, परसेंटेज को आप कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को आप कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करेंगे क्यों हमें जरूरत पड़ेगी? क्या होता है कि समटाइम परसेंटेज में ना आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। समटाइम्स हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना होता, फ्रैक्शन में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हो, तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी, जो भी पेपर में गिवन होएगा, अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ सकते हैं। सो अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना हो तो करेंगे क्या? द टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 100, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो विल मल्टीप्लाई द टर्म बाय 100। ठीक है, और इसको करने से पहले अब वापिस आ जाते हैं इस टेबल के ऊपर। टेबल में वैल्यूज सबने देख ली होंगी, 1 to 10 वैल्यूज ऊपर लिखी हैं, 1 to 10 ही मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हैं। तो क्या है ये टेबल? टेबल ये बताता है कि ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, लेट द टर्म्स बी न्यूमरेटर एंड दीज आर द डिनोमिनेटर। अब इसी के बेसिस पे आप किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 1/1 परसेंटेज की फॉर्म में निकालो तो 1/1 विल बी 100%, 1/2 will be 50%, 1/3 will be 33.33%, 1/4 will be 25%, 1/5 will be 20, 1/6 will be 16.66 and so on. That means इस टेबल में आप रेंडमली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 4/5 80%, 6/7 85.76। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार इतना खतरनाक सा हमें टेबल दे दिया, ऊपर से कह रहे हो इसको याद करो। याद नहीं करना है, पहले इस टेबल में दो चीजें याद रखना। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 वाली लाइन है, ये सारे डिनोमिनेटर है ना, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता था? डिनोमिनेटर का मतलब था जैसे 1/6 है तो इसका मतलब है कि उस चीज ने एक्चुअल में 6 पार्ट्स में डिवाइड होना है, और 1/6 का मतलब है कि उस चीज का 1 पार्ट 6 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये एक हिस्सा होगा जी। सो इसीलिए अगर ये 6 वाली लाइन है या फॉर एग्जांपल 7 वाली है, 8 वाली है, जो भी डिनोमिनेटर है आपने 100 को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो वो लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसके अलावा 1/6 से अगर मुझे आना हो 4/6 में तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, न्यूमरेटर जो है 4 से ही मल्टीप्लाई होना है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टार्टिंग वाली लाइन याद रख लो, लाइक 1/2 की वैल्यू 1/3 1/4 की। उसके बाद आपको जो भी नंबर निकालना है, 2/3 निकालना है 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 4/5 निकालना है तो 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है जी, तो इस वे से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? अब टेबल आपके सामने है, अगर किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास ले लिया स्क्रीनशॉट, तो अब इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक चीज बोली है कि समटाइम्स क्या होता है कि परसेंटेज फॉर्म में आंसर बड़ा गंदा सा आता है, या कह लो हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही बड़ा डरावना है यार, सॉल्व ही नहीं होगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, 14.28% निकालना है आपको 49 का। अब कितना गंदा सा लग रहा है ना देखने में, यार कौन इसके नीचे 100 लगाए, फिर एक और 100 आ जाएगा, फिर पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ा डरावना सा है। लेकिन अगर इसी को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, ध्यान से देखो 14.28% फ्रैक्शन मैंने अभी अभी करवाई है, सबको याद होगा। 14.28% किसके इक्वल है जी? बोलो बोलो, 1/7 के। ठीक है, तो अब बच्चा भी एक बता देगा कि 1/7 इंटू 49 आंसर किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में देखती तो बड़ा टफ था, तो हम इस तरीके से ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, समटाइम्स क्या होता है क्लास, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द 100% ऑफ 500। दैट मीन्स परसेंटेज गिवन है पर बहुत बड़ी सी परसेंटेज है, हमें समझ नहीं आता कि हम इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें। तो उस केस में ना आप परसेंटेज को स्प्लिट भी कर सकते हो। कैसे?
111 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 10 प्लस 1% ऑफ 500, कर सकते हैं। सो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। 100% किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ, 10% मैंने अभी अभी बताया, लास्ट वाली 0 उड़ा दो, बाकी बच गया 50। और 1% के केस में भी मैंने अभी ट्रिक बताई थी, 1 इंटू 5 5, आ गया ना आंसर। तो इस वे से आप जो परसेंटेज है उसको इजीली स्प्लिट करके भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, समटाइम्स हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 4:2/3% निकालना है मैंने 300 का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 4:2/3% ऑफ 300। अब दिखने में ये भी बड़ा खतरनाक है यार, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे जीरोज आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। कुछ नहीं करना, सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 2/3। तो जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दूंगी तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 4 + 2/3% ऑफ 300। अब आंसर आप सब मेरे साथ ऑरली बोल सकते हो। 4% ऑफ 300 अभी हमने किया है, 4 3 = 12, नहीं किया है। देन 2/3% ऑफ 300, ये भी हमने अभी किया है। 2/3 × 3 कटिंग करके सिंपली आ जाएगा 2। आ गया ना सिंपल सा आंसर। तो इस वे से हम जो भी चीजें हैं, मतलब बेसिकली हम बेसिक को छोटी छोटी चीजों के साथ, इन्हीं के साथ हम चैप्टर को इजी बना लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीजें आज हमने करी हैं। इन्हीं के साथ लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, जिसमें मेजरली मुझे हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसी को डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। हो गया? अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, जीरोस हमेशा 2 ही कम करनी है, कोई 3 वाला ना निकल आना। 3 0 कम नहीं करनी, 1 नहीं करनी। 2 मीन्स 2, याद है ना, जैसे बेस 100 में 2 जीरोस ली थी, वही चीज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपके साथ और डिस्कस करना है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है, मैं जब भी क्वेश्चन पूछती हूँ बहुत रेयर होता है, शायद ही कभी किसी स्टूडेंट्स ने उसका एक्यूरेटली आंसर दिया हो। सिंपली फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ए एंड बी। ए के मार्क्स हैं जी 70%, बी के मार्क्स हैं जी 80%। ठीक है, दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन ध्यान से देखना। ए ने 70% अटेन किए, बी ने 80% अटेन किए। अब यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है कि ए के मार्क्स बी के कंपैरेटिवली कितने कम है, दूसरा ये है कि बी के मार्क्स ए के कंपैरेटिवली कितने ज्यादा है। और मेजरली मुझे हर बच्चा यही बोल देता है कि मैम उसके मार्क्स 10% कम है, उसके मार्क्स 10% ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस 10 है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल आपको परसेंटेज में आंसर भी गिवन हो जाए ना कि ए के मार्क्स इतने % कम है बी से, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी के मार्क्स भी उतने ही ज्यादा है ए के कंपैरेटिवली। यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग आएगा। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी % एज मार्क्स इज लेस देन बी, उसका आंसर अलग होगा। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी % बीज मार्क्स इज मोर देन ए, उसका आंसर अलग होगा। लेकिन अलग क्यों आएगा? दोनों में डिफरेंस तो 10 का ही है। सो अलग क्यों आएगा का रीजन क्या है बच्चे, कि बेसिकली जब हम परसेंटेज निकालते हैं, इतना हमें पता है परसेंटेज निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हाउ मेनी % एज मार्क्स इज लेस देन बी। न्यूमरेटर तो जी दोनों का डिफरेंस ही आएगा, ये तो हम सबको पता होगा, क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं, कंपैरिजन ले रहे हैं, चेंज को चेक कर रहे हैं, तो ऊपर तो हमेशा चेंज ही आता है। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, 70 आएगा कि 80 आएगा। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो बड़ा नंबर होता है ना वही हमेशा डिनोमिनेटर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही चीज याद रखना कि बेसिकली डिनोमिनेटर वही टर्म बनेगी जिसके बेस पे कंपैरिजन हो रहा है, जिस चीज को लेके उसके बेसिस पे मैं दूसरे को कंपेयर कर रही हूं। जैसे यहां पे ए के मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं बी के बेसिस में। क्वेश्चन है कि ए के मार्क्स बी के कंपैरेटिवली कितने कम है, तो कंपैरिजन का बेस कौन हो गया, बी। तो यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो बी के मार्क्स आएंगे। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ मैं क्वेश्चन देखूं कि हाउ मेनी % बीज मार्क्स इज मोर देन ए,
सो यहाँ पे ऊपर तो डेफिनेटली न्यूमरेटर 10 नहीं आएगा, लेकिन b का कंपैरिजन हो रहा है जी a के बेसिस पे, तो यहां पे डिनोमिनेटर बनेंगे a के मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। तभी जब हम DI के क्वेश्चंस करते हैं या हम किसी चीज की सक्सेस को, इंक्रीमेंट को, डिक्रीमेंट को काउंट करते हैं, तो हम हमेशा प्रीवियस ईयर को डिनोमिनेटर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि चेंज हमेशा प्रीवियस टाइम, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली काउंट होता है। आप अपने इस साल के मार्क्स को प्रीवियस ईयर के मार्क्स के साथ कंपेयर करोगे, आने वाले मार्क्स के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी बेस होता है कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर वही हमेशा बनेगा, उसी के बेसिस पे परसेंटेज निकलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बेसिक्स को दीजिए, देखिए, जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फर्दर इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्लास, तो जिन्होंने फिर से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।